देखो आज हम लोग पेचिस के बारे में यानी प्रवाहिका डिसेंट्रीज या डाइजेंट्रीज जो भी कुछ कहें इस तरीके से इस बीमारी को हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। डिसेंट्रीज में क्या रहता है यानी पेचिस में क्या रहता है यानी प्रवाहिका में क्या रहता है कि मल त्याग के समय और उससे पहले भी क्या रहता है कि पेट में मरोड़ होती है और आंतों में ऐंठन सी होती है, एकदम से ऐंठन सी हो रही है। इसी को पेचिस कहते हैं या प्रवाहिका कहते हैं हिंदी में। मल में क्या रहता है कि मवाद आता है, जैसे सफ़ेद थक्के आएंगे, क्लॉट्स आएंगे, गिरते हैं, बहुत गंभीर समस्या ही है। तो पेचिस या प्रवाहिका को अगर परखना है तो दो लक्षण पर्याप्त रहता है। देखो वैसे मैं इसके बारे में पूरा ही अगर तरीके से बताऊँ, कुछ दस्त लगते रहते हैं उस टाइम, एक तो पर्याप्त हम लोग देखभाल नहीं करते दस्त लगते समय। तो ये एक कारण तो ये भी है कि अगर हम दस्त हमें लग रहे हैं और उस टाइम पे हम पर्याप्त देखभाल नहीं कर रहे हैं अपनी, दस्त को बंद करने का उपाय नहीं किया जाए, अथवा क्या कर रहे हैं दस्त ठीक करने के बाद भी, या हम क्या करें दस्त ठीक भी होगा थोड़े बहुत तो हम पाचन तंत्र को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। रुक गए और तुमने पाचन तंत्र को ठीक नहीं किया है। जिस व्यक्ति को क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा जो तला हुआ खाना बहुत पसंद है, उसे तीखा खाना बहुत पसंद है, गर्म खाना बहुत पसंद है, मिर्च मसालेदार खाना वाला पसंद है, तो ऐसे लोगों को वो खाने की आदत हो उसे भी पेचिस की समस्या हो जाती है। देखो समय असमय या प्रकृति विरुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को ही पाचन क्रिया के विकृत हो जाने पर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। यकृत की खराबी से भी होती है, ये वाली बात सच है, यकृत की खराबी से भी होती है। जो व्यक्ति क्या करता है कि अगर खाने में वनस्पति घी यानी डालडा डालडा बहुत ज़्यादा खाता है, डालडे का उपयोग करता है और डेली खाने में वो डालडा का इस्तेमाल होता था, तो भाई साहब समझिए इसमें रोग आने की बहुत संभावना रहती है, उन्हें रोग अधिक हो जाता है। ठीक ना। या फिर जीर्ण मलावरोध है, तो इस तरीके की स्थिति में भी ऐसा होता रहता है। लक्षण तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पेट में ना सुई चुभने जैसा दर्द होता है, जरा जरा सी देर में पाखाना जाने की इच्छा होती है, भूख बंद रहती है। ठीक ना। पेट पर अफारा हो जाता है, ठीक अफारा हो जाता है, रोगी के शरीर से बदबू सी आने लगती है, मुख्य लक्षण रहते हैं। जब प्रवाहिका में मल के साथ रक्त भी निकलने लग जाए तो उसे रक्त प्रवाहिका कहते हैं। अगर रक्त प्रवाहिका कहेंगे अगर रक्त भी साथ में आ रहा है तो। प्रवाहिका के प्रारंभ में क्या रहता है, अग्नि मंद रहती, थोड़ी सी अग्निसार और पेट में दर्द के लक्षण होते हैं। मल त्याग के समय और उससे पहले भी पेट में क्या रहता है कि मरोड़ रहती है और आंतों में ऐंठन होती है। मल त्याग के समय थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ सकता है, तब जाकर कहीं जरा सा मल बाहर आता है, उससे अधिकांश रूप में उसमें मवाद जैसी दिखाई देने वाले पदार्थ साथ में आता है। तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। और इस रोग में अगर रोगी जैसे ही मल त्याग करने के बाद जब उठता है और शौचालय से बाहर निकलने बिस्तर पर बैठता है, इतनी ही देर में बस ऐंठन शुरू हो जाती है और फिर शौच करने की इच्छा होने लगती है। इस प्रकार उसे बार बार शौच के लिए भागना पड़ता है। अन्य लक्षण और भी हैं कि अगर मरोड़ की एक और विशेषता रहती है कि रोगी पेशाब करने करने भी जाता है तो भी उसे मल त्याग करने की इच्छा होने लगती है और उसे शौच के लिए जाना पड़ता है। मल त्याग करने के बाद भी रोगी उठता है तब उसके पैरों में दर्द होता है, पैर दर्द और उसे कमजोरी का एहसास होता है। जीर्ण रोग की स्थिति में रोगी को चक्कर आने लगते हैं, ऐसी ठीक है ना, इसके कोई कार्य नहीं कर पाता है, कोई कार्य में मन नहीं लगता है, वो सदैव चारपाई पर लेटे रहना पसंद करता है। डिसेंट्री और प्रवाहिका के भेद ये हैं कि ये रोगी दो प्रकार का होता है। एक तो अमीबिक प्रवाहिका रहती है यानी अमीबिक डिसेंट्री कह सकते हैं, एक बैसिलरी प्रवाहिका कहते हैं यानी बैसिलरी डिसेंट्री कह सकते हैं। जो अमीबाइसिस जो होता है यानी कि अमीबिक डिसेंट्री है। अमीबाइसिस के बारे में चर्चा करते हैं, इसे खूनी पेचिस भी कहते हैं और इसमें बड़ी आंत जो रहती है, जो कॉलन वाला हिस्सा रहता है कॉलन में, एंटामीबा करके होता है, ANTAMOEBA एंटामीबा हिस्टोलिटिका करके कहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक एक जो जीवाणु रहता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो जीवाणु के संक्रमण की वजह से ये हम लोगों को अमीबाइसिस होता है। इसमें क्या करता है, पर डे हम लोगों को 3 से 4 बार दस्त आते हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में आज जो पतले दस्त के साथ क्या करता है कि जो काला काला लाल लाल रक्त सामान्यतः पाया जाता है उसके साथ साथ। इसकी मुख्य विशेषता ये भी है कि इसमें रोगी को बार बार जो स्टूल आता है, स्टूल से हम लोग जो मल आता है उसके साथ आँव आती है, आँव
ठीक है ना, जिससे मैं मवाद टाइप का कह रहा हूँ, कुछ स्थिति इस तरह की जनरेट हो रही है। इसके साथ साथ रोगी को मरोड़ भी होती रहती है। विशेष लक्षण ये कह सकते हैं कि सर पे सबसे पहले अतिसार उत्पन्न होता है जो कई दिनों तक चलता है। उदर मूल और मल के साथ का क्या रहता है, प्रवाहरण होता है। प्राय जो तापक्रम, जो टेम्परेचर रहता है शरीर का, वो सामान्य रहता है। तीव्र अवस्था में क्या रहता है, रोगी 2-4 घंटे में लगभग 12 बार या इससे भी अधिक क्या रहता है मल त्याग करने के लिए जाता है, जब बहुत ही बुरी विकट स्थिति हो जा रही है। तो मल की मात्रा में कम जो जो म्यूकस होता है, म्यूकस आता है, तथा थोड़ी मात्रा में भी हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी मात्रा में रक्त भी पाया जाता है। दस्त बहुत दुर्गंधित होते हैं, अधिक दुर्गंधित, तो कभी कभी रक्त व आंव अनुपस्थित रहती है उसमें, ठीक है, नहीं रहती, मतलब रक्त और आंव जरूरी नहीं है नहीं, पर दुर्गंधित रहेगा। और रोगी को काफ़ी दिनों से पतले मल या अथवा खून की शिकायत होती है, किंतु बीच में रोगी का मल सामान्य हो सकता है, बीच में हो सकता है, और अथवा खून की शिकायत भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, पतले मल में अथवा खून की शिकायत भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह है कि पेट में ऐंठन युक्त क्या रहता है, दर्द होता है, ऐंठन होती है भयंकर वाली, और मल त्याग के बाद मलाशय में मल की उपस्थिति का एहसास होता है कि अभी 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 सही से हो नहीं पाए। हल्का बुखार रहता है, भूख नहीं लगती, इस तरीके से बहुत सारे लक्षण रहते हैं उसको रहते हैं। इस रोग में क्या रहता है, जीर्ण अवस्था की स्थिति में खून की कमी हो जाती है। लंबे टाइम से अगर रोग चल रहा है तो क्या खून की कमी हो जाती है, निर्बलता आ जाती है शरीर के अंदर, दुर्बलता आ जाती है। प्रवाह का होने पर क्या रहता है, दस्त बंद करने की औषधि कभी भी नहीं देनी चाहिए। इससे दस्त बंद होकर पेट में अफारा पैदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा होने लगती है। रोगी को ऐसी औषधि देनी चाहिए जिससे आँव भी बंद हो जाए और बनी हुई आँव बाहर भी निकल जाए, ये भी है। 4-5 ग्राम ईसबगोल की, देखो मैंने पहले भी ईसबगोल की भूसी के बारे में आपको चर्चा किया था। ईसबगोल की भूसी बहुत बहुत ही फायदेमंद है। तो 4-5 ग्राम ईसबगोल की भूसी क्या करनी है, गुनगुने जल में इसे दें, इससे आँव निकल जाती है बाहर। इस प्रकार रोग हर उपचार जितने भी रहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में उपयुक्त आहार, पूर्ण विश्राम लेना चाहिए। तरल पदार्थ है उनको देना चाहिए। 3, शरीर में उपस्थित जो विषाक्त पदार्थ हैं वो सब बाहर निकलना आवश्यक रहता है। रोग निरोधी उपचार के खान पान की स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रवाह का होने पर छाछ, और मैंने पहले भी छाछ के बारे में चर्चा किया था कि छाछ और मरोड़ में क्या रहता है, दही बहुत लाभदायक रहता है, ठीक ना। तो जैसे दस्त वस्त हो रहे हैं तब तो तुम क्या कर लो, छाछ ले लो, और मरोड़ जैसी स्थिति बन रही है तो दही लेकर देखो, ठीक है। पेचिस के रोगी को आहार के रूप में ताज़ा फीका दही लेना चाहिए। दही से पेट ठीक रहेगा, मरोड़ कम होगी और मल त्याग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। केवल हम लोगों को देखें कि दही से भूख नहीं मिट रही है हमारी, तो फिर क्या करो कि मूंग की दाल की खिचड़ी लो, मूंग की दाल की खिचड़ी लेनी चाहिए साथ में, तब दही उसके साथ भी मिला के दही लो, ठीक है, खाओ। इस प्रकार क्या रहता है, पेचिस में दही को आहार के रूप में प्रमुख कारण देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन यदि रोगी को दही ठीक नहीं लग रहा है तो फिर मट्ठा दो उसे, छाछ दो उसे, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और रोगी को हल्का खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच सके, ऐसा खाना खाना चाहिए। पतली खिचड़ी खाएं, साथ ही दही का सेवन करना चाहिए, किंतु दही अथवा दही की जो लस्सी है, लस्सी में पुदीना डाला है, पुदीना डाल रखा है, भुना हुआ जीरा डाल रखा है, नमक मिलाकर ले रखा है, तो इस तरीके से मीठी लस्सी हाँ, मीठी लस्सी ना लें, मैं कह रहा हूँ मीठी लस्सी उपयुक्त नहीं होती, मीठी लस्सी ना लें, इतना ध्यान रखना। सावधानी वाली बात ये बरतनी है आपको कि पेचिस की स्थिति में रोगी को क्या रहता है कि फैट वाला खाना नहीं खिलाना है, हमें तेल वाला खाना ज़्यादा नहीं खिलाना है, मिर्च मसालेदार भोजन और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सब सावधानी बरत लेनी चाहिए। बाकी काफ़ी दवाइयाँ भी हैं जो आयुर्वेदिक पेटेंट टैबलेट्स हैं वो मिल जाती हैं। ये हम डायरेक्स है, दीपन टैबलेट रहती है, एंटाजाइम है, जी फार्मा की आती है, अमीबिका टैबलेट है, एडिसन है, इंट्रोडायरिन है, एमेडिया है। बाकी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि घर के ही घरेलू इलाज से वो चीज़ें संभव हो सकें, क्योंकि ये हो सकता है संभव, ठीक है ना। बाकी अगर ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो बिल्कुल आगे हमें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अब बात करें बैसिलरी डिजेंट्री के बारे में, जो बैसिलरी डिजेंट्री के बारे में चर्चा करें तो इसमें ये क्या रहता है कि यह प्रवाह का ना होकर एक प्रकार का एक अतिसार ही है। इसमें क्या रहता है जो बहुत ज़्यादा घातक है, इसमें रोग का कारण क्या रहता है, अंडाणु रहते हैं। इसमें बहुत तेज बुखार आता है, एक तो इसमें इसे हम कह सकते हैं कि
ज्वर का अतिसार है, इस तरीके से कह सकते हैं। इसमें 10, 20, 30, 50 बार, पता नहीं कितने बार दस्त आ सकते हैं। ठीक है ना। पेट में ऐंठन के साथ दर्द होता है भयंकर वाला। दस्त में म्यूकस और रक्त दोनों ही आते हैं हमेशा। इस प्रकार का मरोड़ में क्या रहता है कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा बुखार चला जाता है। अधिक मात्रा में मल त्याग होने से रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मल त्याग कर हो जाता है। तो प्रमुख कारण इसके रहते हैं कि बड़ी आंत में मल तथा जो इकट्ठा हो जाता है, और होने से क्या रहता है वहाँ पर कि वहाँ पर जो जीवाणु है वो वहाँ पर जगह ले लेते हैं, भाई साहब, ना स्थान बना लेते हैं अपना, तो वो पेचिश उत्पन्न करने लगते हैं। और काफ़ी इससे बारे बात करें तो ये बहुत सारे हैं। सीगा बैसिलस है, सोने बैसिलस है, सीगा फ्लैक्सनरी है। हमें मेन चीज़ हमें ये समझना चाहिए, देखो इनके रोगी अक्सर जो देखे गए हैं वो प्राय युवा व्यक्ति देखे गए हैं, जो नई वाली पीढ़ी होती है, युवा व्यक्ति रहते हैं। जो रोग के प्रारंभिक अवस्था में क्या रहता है कि उधर बहुत मतलब बहुत तेज यहाँ दर्द होगा, काफ़ी पीड़ा रहेगी, और बुखार मैंने बता दिया 102 तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना। मल प्रहावरण के साथ साथ बार बार जाने लगता है, प्रत्येक बार मल थोड़ा होता है। मल के साथ मैंने बताया कि रक्त और म्यूकस यानी श्लेष्मा की मात्रा भी निकलती रहती है। मूत्र की मात्रा कम होती है। स्पर्श करने पर उदर में स्पर्शी साध्यता मिलती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे ये बात करें, रोग से बचाव हेतु अगर हम बात करें तो खान पान की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। रोग उपचार में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। जो तरल पदार्थ है वो थोड़े कम लेने चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। साथ ही शरीर में जो उपस्थित जो विषाक्त पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालना जरूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं हर बार कहता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने पहले ही बताया था, जो अंडी का तेल होता है, ठीक है, तो कैस्टर ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। इसमें हम ले सकते हैं रात को सोते समय 1 चम्मच कैस्टर ऑयल क्या कर सकते हैं, गर्म करके गर्म दूध के साथ या फिर काढ़े के साथ ले लें। अगर अनुकूल पड़ने पर हमें लगे, ठीक है ना, तो सुबह और दोपहर को भी लिया जा सकता है अगर ठीक लगे तो। विषाक्त पदार्थों के निकलने के लिए क्या रहता है कि एरंड स्नेह 240 बूंद दे दो, या भाई ये सब गोल ले रहे हैं 6 से 10 ग्राम को दिया जा सकता है। शरीर में हुई तरल की कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन वाटर है, यानी कि या फिर ग्लूकोज 5% को एक एक दिया जा सकता है, मतलब 1 पॉइंट तक थोड़ा थोड़ा डाल के दिया जा सकता है। यदि निपात की स्थिति नज़र आ रही तो इसी द्रव के साथ एड्रेनलिन 0 से मतलब 0.5 मिलीलीटर तक ले लो, तो हम लोग इसको घोल दे सकते हैं। चलो।